क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में स्टार्ट करेंगे अब हम चैप्टर नंबर 19 ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें हम 3 मेन बैक्टीरियाज पढ़ेंगे विच इज़ द हीमोफिलस, बोर्डेटेला एंड लीजियोनेला। इंट्रोडक्शन देखें तो ये तीन जो है मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, टिपिकली एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस एंड लेजियोनेला नीमोफीलिया आ जाते हैं। टेबल 19.1 भी देख लें। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है इसका जो मेजर डिजीज़ ये कॉज कराता है, तो एच इन्फ्लुएंजा जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज कराता है। और ये बात याद रखें, वो कंट्रीज़ जहाँ पे एच इन्फ्लुएंजा बी कॉन्जुगेट वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन डिप्लॉय हो चुकी है, तो वैक्सीन जो है उसने हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा से ओटाइटिस मीडिया होता है, साइनोसाइटिस, नमूनिया एंड एपिग्लोटाइटिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें एच इन्फ्लुएंजा में हम कल्चर करते हैं, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड इन द सीरम या स्पाइनल फ्लूइड में चेक करते हैं। फैक्टर 10 एंड वी जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ वो इसमें पॉजिटिव आते हैं। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। प्रोफाइलैक्सिस कॉन्टैक्ट इसमें रिफाम्पिन दी जाती है। दूसरा हमने कहा बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। ये क्या कॉज कराता है? वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस। इसके लैब में हम फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी देखते हैं सिक्रीशंस में और कल्चर भी करते हैं। इसको ये ग्रोथ फैक्टर 10 और 5 रिक्वायर्ड नहीं होता अपनी ग्रोथ के लिए। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। बोर्डेटेला को एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। लीजियोनेला न्यूमोफीलिया जो है उससे नमूनिया होता है। इसमें सीरोलॉजी की जाती है, यूरिनरी एंटीजन देखे जाते हैं और कल्चर किया जाता है। इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं है, इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और इसका कोई भी प्रोफाइलैक्सिस नहीं है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल हुआ ना। एच इन्फ्लुएंजा और बी पर्ट्यूसिस जो है ना वो सिर्फ ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जबकि लीजियोनेला नीमोफीलिया जो है वो इन्वायरमेंटल वाटर में प्राइमरीली सोर्स है इसकी। अब सबसे पहले हम हीमोफिलस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो डिजीज़ इससे होती है एच इन्फ्लुएंजा used to be the leading cause of meningitis in the young children, but the use of the highly effective conjugate vaccine has greatly reduced the incidence of meningitis caused by this organism. ये स्टिल एक इम्पोर्टेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन का कॉज है। ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, और सेप्सिस भी कॉज कराती है इन द चिल्ड्रन। ये नमूनिया कॉज कराता है एडल्ट्स में। हीमोफिलस नमूनिया भी कॉज कराता है, पार्टिकुलरली इन दोज विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिनको COPD हो। हीमोफिलस ड्यूक्राई जो है एजेंट है कैनक्रोइड का, इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 27। कैनक्रोइड एक विनरल इन्फेक्शन है जो कि लिम्फ नोड्स ऑफ द ग्रोइन में लेजन्स कॉज करवाता है, तो उसका जो एजेंट है वो हीमोफिलस ड्यूक्राई है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हीमोफिलस की क्या हैं? एच इन्फ्लुएंजा स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड है, कोकोबैसिलस विथ अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है इसका। ये फिगर देखिए, इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शो किए गए हैं ग्राम स्टेन में, एरो पॉइंट कर रहे हैं टू द 2 स्मॉल कोकोबैसिलरी ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इट इज़ वन ऑफ द 3 important encapsulated पायोजेंस along with the pneumococcus and meningococcus। इनके साथ साथ हीमोफिलस भी जो है वो इनकैप्सुलेटेड होता है। सीरोलॉजिक टाइपिंग बेस्ड होती है ऑन द एंटीजेनिसिटी ऑफ द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड ऑफ द 6 सीरोटाइप। जो टाइप बी होती है वो कॉज कराती है मोस्ट सिवियर इन्वेजिव डिजीज़ जैसे कि मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। टाइप बी कैप्सूल जो है वो कंपोज होता है पॉलीराइबिटोल फॉस्फेट का। अनकैप्सुलेटेड जो स्ट्रेन होते हैं वो भी डिजीज़ कॉज कराते हैं, स्पेशली डिजीज़ वो कराते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जैसे वो साइनोसाइटिस कॉज कराते हैं, ओटाइटिस मीडिया, लेकिन ये यूजुअली नॉन इन्वेजिव होते हैं। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द लेबोरेटरी मीडिया रिक्वायर करती है एडिशन ऑफ द 2 कंपोनेंट्स, हीम फैक्टर X या 10 एंड NAD फैक्टर 5 फॉर एडिक्वेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो मतलब इनकी लेबोरेटरी में ग्रोथ के लिए इनको ये फैक्टर चाहिए ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। एच इन्फ्लुएंजा जो है इन्फेक्ट सिर्फ ह्यूमंस को करता है, देयर इज़ नो एनिमल रिजर्वोयर। ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है इन्हेलेशन के ज़रिए एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स में इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर रिजल्ट करता है आइदर एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन या इन्फेक्शन कराएगा, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो जाएगी या साइनोसाइटिस या नमूनिया। ऑर्गेनिज्म IgA प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है जो डिग्रेड करती है सिक्रेटरी IgAs को
थस फैसिलिटेट करती है इसकी अटैचमेंट टू द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा। जैसे ही वो इस्टेब्लिश हो जाती है इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में और बैक्टीरिया हो जाती है और स्प्रेड होता है टू द मेनिंजीज। मेनिंजाइटिस होती है प्राइमरीली बाय द इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेंस, लेकिन नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं ओटाइटिस मीडिया में, साइनोसाइटिस में एंड नमोनिया में। नोट करें इंसिडेंस मेनिंजाइटिस का जो होता है बाय कैप्सुलर टाइप बी हैज़ बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज वैक्सीन कंटेन द टाइप बी पॉलीसेकेराइड एज एन इम्यूनोजन। पैथोजेनस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की इन्वॉल्व करती है इसका एंटीफेगोसाइटिक कैप्सूल और एंडोटॉक्सिन, नो एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस। मोस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं बच्चों में बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months एंड 6 years with a peak in the age group from 6 months to 1 year। ये एज डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट है टू अ डिक्लाइन इन द मैटरनल IgG in the child coupled with the inability of the child to generate sufficient antibody against the polysaccharide capsular antigen until the age of approximately 2 years। 2 years की एज तक वो कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता उसके पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के खिलाफ, इसीलिए इस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। अब हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है? मेनिंजाइटिस होती है एच इन्फ्लुएंजा से, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन क्लिनिकल ग्राउंड फ्रॉम दैट कॉज्ड बाय अदर बैक्टीरियल पैथोजन जैसे न्यूमोकोकाई या मेनिंजोकोकाई। द रैपिड ऑनसेट फीवर का हेडेक एंड स्टिफ नेक अलॉन्ग विथ द ड्राउजीनेस टिपिकल है। साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया पेन कराती हैं अफेक्टेड एरियाज़ में। ओपेसिफिकेशन होती है इन्फेक्टेड साइनसेस की, रेडनेस होती है, बल्जिंग होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, वो सेकंड है टू द न्यूमोकोकस एज अ कॉज ऑफ दीज 2 इन्फेक्शंस। अदर सीरियस इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिज्म कॉज कराता है वो सेप्टिक आर्थराइटिस, सेल्यूलाइटिस एंड सेप्सिस, द लेटर अकरिंग स्पेशली इन द स्प्लीनेक्टोमाइज्ड पेशेंट्स में सेप्सिस होती है। रियरली एपिग्लोटाइटिस भी होती है जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है एयरवेज को। स्वॉलन चेरी रेड एपिग्लोटिस नज़र आता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है बच्चों में, यंग चिल्ड्रंस में एसोसिएटेड रहती है ज़्यादातर एच इन्फ्लुएंजा से। नमोनिया एल्डरली एडल्ट्स में स्पेशली वो जो कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हो कैन बी कॉज्ड बाय अनटाइपेबल स्ट्रेन ऑफ एच इन्फ्लुएंजा। अब लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैसे होती है एच इन्फ्लुएंजा की? लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस डिपेंड करती है आइसोलेशन ऑर्गेनिज्म की हीटेड ब्लड यानी चॉकलेट एगार पे, एनरिच विथ 2 ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, जो कि है फैक्टर 10 हीम कंपाउंड एंड फैक्टर 5 NAD। ब्लड जो यूज़ होता है चॉकलेट एगार में वो हीट किया जाता है टू इनएक्टिवेट द नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर एच इन्फ्लुएंजा के ग्रोथ के जो होते हैं उन इनहिबिटर्स को इनएक्टिवेट किया जाता है। एन ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ग्रोथ फैक्टर इज प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड एज एच इन्फ्लुएंजा। अदर स्पीशीज़ हीमोफिलिस की जैसे हीमोफिलिस पैरा इन्फ्लुएंजा, इनको ये ग्रोथ फैक्टर नहीं चाहिए होते। डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन बनाई जा सकती है आइदर विद बायोकेमिकल टेस्ट और द कैप्सुलर स्वेलिंग क्वेलिंग रिएक्शन। एडिशनल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन इंक्लूड फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो डिटेक्ट करते हैं इसके कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स को। अब हीमोफिलिस में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मेनिंजाइटिस के लिए या फिर अदर सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए जो एच इन्फ्लुएंजा करवा रहा है वो है सेफ्ट्रियाक्सोन। 20% to 30% एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी आइसोलेट्स जो हैं वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं जो डिग्रेड करते हैं पेनिसिलिनेज सेंसिटिव बीटा लैक्टम को सच एज एम्पिसिलिन को, लेकिन सेफ्ट्रियाक्सोन को नहीं करते। It is important to institute antibiotic treatment promptly because the incidence of the neurologic sequelae जैसे subdural empyema is high। Subdural empyema loculated infection होता है between the outermost layer of the meninges, the dura and the arachnoid matter। ठीक है। अनट्रीटेड जो एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस है उस वो फैटली रेट अप्रोक्सीमेटली 90% है। एच इन्फ्लुएंजा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया एंड साइनोसाइटिस ट्रीट किए जाते हैं एमोक्सिलिन क्लोविनेट से या ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल।
अब प्रिवेंट कैसे किया जाए इससे? वैक्सीन होती है जिसमें कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड होते हैं एच इन्फ्लुएंजा के टाइप बी के, कॉन्जुगेट होते हैं डिप्थीरिया टॉक्सोइड के साथ या किसी और कैरियर प्रोटीन के साथ। डिपेंड करता है कैरियर प्रोटीन पे, तो ये दिया जाता है समटाइम बिटवीन द एज ऑफ 2 and 15 मंथ। ये वैक्सीन मच मोर इफेक्टिव होती है यंग चिल्ड्रंस में देन द अनकॉन्जुगेटेड वैक्सीन, और इसको रिड्यूस इंसिडेंस है मेनिंजाइटिस का कॉज बाय दिस ऑर्गेनिज्म बाय अप्रॉक्सिमेटली 90% इन द इम्यूनाइज्ड चाइल्ड। मेनिंजाइटिस इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिफाम्पिन, यानी कि प्रोफाइलेक्टिकली ये दिया जाता है। रिफाम्पिन यूज़ की जाती है क्योंकि ये सिक्रीट होती है सलाइवा में टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द एम्पिसिलिन। रिफाम्पिन जो है ना वो कम कर देती है रेस्पिरेटरी कैरेज ऑर्गेनिज्म का, देयर बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन। अभी हम स्केची की एक वीडियो देख लेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे। फिलीज चॉकलेट कवर्ड चेरीज, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, इस पिक्चर को जो है ये रेड या पिंक टाइप कह सकते हैं दिखाया गया है क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है। इसकी जो शेप होती है ना हीमोफिलस की, ये कोकोबैसिलरी शेप का होता है। तो इसमें ये इस मशीनरी से हम दिखा रहे हैं कोकोबैसिलरी शेप इससे। तो ये ग्रो होता है चॉकलेट अगार पे, उसको हीट करके ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे हमने फिलस चॉकलेट लिखा है, और इसको ना 5 फैक्टर यानी निकोटिनामाइड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, जो हम चॉकलेट अगार में डालते हैं। तो निकोटिनामाइड इस निकल से आप याद रखिए, निकल का बना, और ये 5 फैक्टर निकोटिनामाइड 5 फैक्टर चाहिए होता है। इसके अलावा दूसरा भी इसको फैक्टर चाहिए होता है चॉकलेट अगार पे, विच इज़ द 10 फैक्टर, इसको हिमेटिन कहते हैं। ये भी चॉकलेट अगार में डाला जाता है, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। इसके अलावा ये जो है ना एरोसोल ट्रांसमिशन यानी रेस्पिरेशन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है और नमूनिया कॉज करवाता है। इसके अलावा और भी डिजीज़ कॉज करवाता है, आर्थराइटिस वगैरह। सबसे कॉमन जो है वो इसमें एपिग्लोटाइटिस है, साइनोसाइटिस और टाइटिस मीडिया, ये भी कॉज होता है। तो यहाँ पे ये जो लड़का दिखाया है इसकी चेरी रेड टंग है, और इसके असल में एपिग्लोटाइटिस दिखाया गया है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस, और चेरी रेड टंग हो गई है। तो शॉप का नाम हमने लिख दिया है फिलिस चॉकलेट कवर्ड चेरीज। यहाँ पे भी चेरीज शो की हैं क्योंकि ये चेरी रेड एपिग्लोटिस है। इसके अलावा पीछे ये एक लड़का है जिसने कानों में उंगलियाँ डाली हुई है, उसको ओटाइटिस मीडिया है क्योंकि ये चिल्ला रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें ओटाइटिस मीडिया भी होता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस होता है, ये मेनिंजाइटिस वाली इसने टोपी पहनी हुई है, और ये पॉइंट कर रहा है क्योंकि जो मेनिंजाइटिस होता है ना वो बी टाइप बी जो होता है ना, स्ट्रेन विथ टाइप बी कैप्सूलेटेड, और बी जो होता है हेमोफिलस बी, उससे होती है मेनिंजाइटिस। तो ये हमने इससे शो किया, कैप्सूलेटेड एंड बी, हनी बी जो बनी हुई है। उसके अलावा इसमें इंक्रीज रिस्क होता है इन्फेक्शन, सिकल सेल और जो एस्प्लीनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है हेमोफिलस का, इसलिए सिकल बना दिया है। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है इंक्रीज रिस्क इन्फेक्शन का सिकल सेल या एस्प्लीनिक पेशेंट में। वैक्सीन जो है वो दी जाती है 2 to 8 मंथ्स के अंदर। तो वो जो है ना असल में डिप्थीरिया टॉक्सिन जो होता है ना, उसके साथ वैक्सीन का जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो ये इससे हमने डिप से शो किया, और 2.18 ये जो डॉलर है ये प्रेजेंट कर रहा है कि 2 to 18 मंथ के अंदर ये देनी होती है। और वैक्सीन क्या होती है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है कॉन्जुगेटेड होता है विद डिप्थीरिया टॉक्सिन। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट में देते हैं सेफ्ट्राइक्सोन। तो सेफ्ट्राइक्सोन का जो हमने बाकी वीडियोस में भी सिंबल देखा 3 एक्सेस वाला, ये मेनिंजाइटिस या सिस्टमिक इन्फेक्शन में दिया जाता है, तो वो भी शो करती है। अब प्रोफाइलेटिकली जो हम देते हैं रिफाम्पिन है, तो रिफाम्पिन इस राइफल से शो हो रहा है, इसमें राइफल जो पड़ी है क्लोज कॉन्टैक्ट में देख सकते हैं, तो क्लोज कॉन्टैक्ट वालों को ये रिफाम्पिन दी जाती है। तो ये पिक्चर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बोर्डेटेला। बोर्डेटेला से जो डिजीज़ होती है वो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस कॉज कराता है वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस जो है ना वो स्मॉल कोकोबैसिलरी है, इनकैप्सुलेटेड होता है, और ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये पैथोजन सिर्फ ओनली ह्यूमंस के लिए है, ट्रांसमिट होता है वही एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के साथ ड्यूरिंग द सीवियर कफिंग एपिसोड के दौरान। ऑर्गेनिज्म अटैच होता है सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, ठीक है सीलिएटेड, लेकिन इन्वेड नहीं करता अंडरलाइंग टिश्यू को। डिक्रीज सीलिया की जो एक्टिविटी है और सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पैथोजेनेसिस। उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। पर्ट्यूसिस हाईली कंटेजियस डिजीज़ है,
कि ये होती है प्राइमरीली बच्चों में, इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में भी होती है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ़ केसेस डिक्लाइन हो चुके हैं यूएस में क्योंकि वैक्सीन का यूज़ वाइड स्प्रेड है। हाउएवर आउटब्रेक जो है पर्ट्यूसिस के 2005, 10, 12 में कंसर्न लेड किया अबाउट waning immunity to the vaccine and to the recommendation that the additional booster dose immunization be given. सेवरल फैक्टर्स प्ले करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में रोल। सबसे पहला जो है अटैचमेंट ऑर्गेनिज्म का सीलिया के साथ ऑफ द एपिथेलियल सेल इज़ मेडिएटेड बाय अ प्रोटीन जो कि पिल्लाई में होता है कार्ड फिलामेंटस हेमाग्लूटिन। फिलामेंटस हेमाग्लूटिन इस प्रोटीन के ज़रिए जो पिल्लाई में होता है ये अटैच होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द फिलामेंटस हेमोग्लूटिन इनहिबिट कर देती है इसके अटैचमेंट और हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से। दूसरा इसका फैक्टर है पैथोजेनेसिस में पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। ये स्टिमुलेट करता है एडिनाइलाइल साइक्लेस को, एडिशन करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस की जिसको हम एडीपी राइबोजाइलेशन कहते हैं टू द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जी इनहिबिटरी, जिसके नतीजे में प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन होगी एडिनाइलेट साइक्लेस की एंड कॉन्सिक्वेंट राइज होगा इन द साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की भी एक्टिविटी बढ़ेगी जिसके नतीजे में एडिमा होगी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा की जो कंट्रीब्यूट करता है टू द सीवियर कफ ऑफ द पर्ट्यूसिस। टॉक्सिन को डोमेन होता है जो मीडिएट करता है इसकी बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एपिथेलियल सेल। इसको ए बी सब यूनिट टॉक्सिन होता है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन ऑल्सो कॉज कराता है स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइटोसिस ब्लड में ऑफ द पेशेंट विद पर्ट्यूसिस यानी इसके लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे। टॉक्सिन इनहिबिट कर देता है सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय कीमोकाइन रिसेप्टर रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ द लिम्फोसाइट टू एंटर द लिम्फोइड टिश्यू एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। मतलब कीमोकाइन रिसेप्टर के ज़रिए से इसने सिग्नल ट्रांसडक्शन को ही इनहिबिट कर दिया तो लिम्फोसाइट स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में नहीं जा रहे क्योंकि लिम्फोसाइट्स नहीं जा रहे लिम्फोइड टिश्यू में तो बढ़ेगा उनका नंबर ब्लड में। Inhibition of the signal transduction by chemokine receptor is also caused by ADP ribosylation of the G inhibitory protein। 1 और 2 हमने देख लिया पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अटैचमेंट। तीसरा जो इसमें होता है वो है कि ऑर्गेनिज्म ना सिंथेसाइज करता है और एक्सपोर्ट करता है एडिनाइलेट साइक्लेस को, बनाता भी है एक्सपोर्ट भी करता है। ये एंजाइम जब टेकन अप होता है बाय फैगोसाइटिक सेल जैसे न्यूट्रोफिल्स तो इनहिबिट कर देता है उनकी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी को। बैक्टीरियल म्यूटेंट जो लैक करते हैं साइक्लेस एक्टिविटी को वो ए वायरुलेंट है। ये साइक्लेस जो है ना ये इनके लिए बहुत पावरफुल होता है इस पर्ट्यूसिस के लिए। चौथा लास्ट है ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन। ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन क्या चीज़ है? ये एक फ्रेगमेंट होता है बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन का। बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन का ही एक फ्रेगमेंट है जो डैमेज करता है सीलिएटेड सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन अपीयर होता है टू एक्ट इन कंसर्ट विद द एंडोटॉक्सिन टू इंड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड विच किल्स द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। ये समझ आया कि सीलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है वो कैसे किल हो रहे हैं कि ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस कराता है जो इसको किल करती है। अब हमें क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी क्या मिलेंगी? वूपिंग कफ मिलती है हमें। एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस असल में है ये। वूपिंग कफ इज़ एन एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस दैट बिगिन विथ माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम followed by severe paroxysmal cough which lasts from 1 to 4 weeks. Paroxysmal pattern characterized होता है by series of hackneying cough अकम्पनी होती है बाय प्रोडक्शन ऑफ copious amount of mucus जो कि ख़त्म हो जाता है विथ रेस्पिरेटरी वूप विथ एन इंस्पायरेटरी वूप एज एयर रशेस पास्ट द नैरोड ग्लोटिस। जैसे नैरोड जो ग्लोटिस होती है ना वहाँ से एयर पास होती है तो हमें एक वूप साउंड सुनाई देती है। डिस्पाइट द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ब्लड कल्चर हमेशा नेगेटिव आएंगे। प्रोनाउंस ल्यूकोसाइटोसिस विद अप टू 70% लिम्फोसाइट इज सीन। आल्दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अनोक्सिया एंड एग्जॉशन हो सकती है क्योंकि सीवियर कफिंग हो रही है, डेथ हो सकती है नमूनिया की वजह से। क्लासिक पिक्चर वूपिंग कफ की जो डिस्क्राइब अबव है होती है प्राइमरीली यंग चिल्ड्रन में। एडल्ट्स में जो है ना बी पर्ट्यूसिस इन्फेक्शन मैनिफेस्ट होता है एज अ पैरोसिस्मल कफ ऑफ वेरिंग सीवियरिटी लास्टिंग वीक्स। कैरेक्टरिस्टिक वूप
ऑफन एब्सेंट होता है, लीड करता है टू डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द कफ एज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें वूप भी नहीं होगा, वो रशिंग नहीं होगी एयर की, और रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाएंगे कफ को कि वो इस ऑर्गेनिज्म से हुई है। इन द करेक्ट क्लिनिकल सेटिंग, एडल्ट विद अ कफ लास्टिंग सेवरल वीक्स ऑफन कॉल्ड 100-day कफ शुड बी इवेल्युएटेड फॉर द इन्फेक्शन विद द बी परट्यूसिस। इसको 100-day कफ भी कहा जाता है। अब इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है नेजोफेरेंजियल स्वैब्स से जो लिए जाते हैं ड्यूरिंग द पैरोक्सिस्मल स्टेज। बॉर्डेड जेंगो जो है मीडियम यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। कौन सा? बॉर्डेड जेंगो। इसमें हाई परसेंटेज ब्लड का होता है, 20-30% टू इनएक्टिवेट इनहिबिटर्स इन द अगार। आइडेंटिफिकेशन आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म की जाती है बाय एग्लूटिनेशन विद स्पेसिफिक एंटी सीरम या फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग। हाउएवर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वेरी स्लोली कल्चर के अंदर, तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग नेजोफेरेंजियल स्पेसिमेन की जाती है फॉर डायग्नोसिस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर टेस्ट है बेस्ड होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो भी करने चाहिए अगर अवेलेबल हो। आइसोलेशन ऑर्गेनिज्म की विद पेशेंट विद प्रोलॉन्ग कफ इज़ ऑफन डिफिकल्ट। सीरोलॉजिक टेस्ट जो डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को इन द पेशेंट सीरम कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस इन दोज पेशेंट। अब इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? परट्यूसिस में एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। नोट करें कि एजिथ्रोमाइसिन कम कर रही है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को थ्रोट में, जो डिक्रीज़ कर रही है रिस्क ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसके लिटिल इफेक्ट होते हैं ऑन द कोर्स ऑफ द डिजीज़ एज एट द प्रोलॉन्ग्ड कफ स्टेज। उस स्टेज पे ये इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि टॉक्सिन्स जो है ना ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को प्रोलॉन्ग केस में। सपोर्टिव केयर है जैसे ऑक्सीजन थेरेपी है, सक्शन है म्यूकस की पैरोक्सिस्मल स्टेज के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन्फेंट्स में। प्रिवेंट कैसे किया जाए? 2 तरह की वैक्सीन है। ए सेलुलर वैक्सीन है जिसमें प्योरीफाइड प्रोटीन्स हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और किल्ड वैक्सीन है कंटेनिंग द इनएक्टिवेटेड बी परट्यूसिस। किल्ड में इनएक्टिवेटेड और दूसरे में प्योरीफाइड प्रोटीन्स है। ए सेलुलर वैक्सीन में 5 एंटीजन होते हैं जो प्योरीफाई किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म से। ये वैक्सीन करंटली यूज़ की जाती है यूएस में। मेन इम्यूनोजन इस ए सेलुलर वैक्सीन में है इनएक्टिवेटेड परट्यूसिस का टॉक्सिन, परट्यूसिस टॉक्सोइड। टॉक्सोइड जो है वैक्सीन में वो है परट्यूसिस टॉक्सिन, वो इनएक्टिवेट किया जाता है जेनेटिकली बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 अमाइनो एसिड चेंजेस जो एलिमिनेट कर देती हैं एडीपी राइबोजाइलेटिंग एक्टिविटी को, लेकिन रिटेन करती हैं उसकी एंटीजेनिसिटी। इट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू कंटेन जेनेटिकली इनएक्टिवेटेड टॉक्सोइड। अदर परट्यूसिस एंटीजन इन द वैक्सीन आर फिलामेंटस हेमोग्लूटिन, परटैक्टिन, फिम्ब्रिया टाइप 2 and 3। ए सेलुलर वैक्सीन को फ्यू साइड इफ़ेक्ट होते हैं दैन द किल्ड वैक्सीन, लेकिन इनको शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी होती है। परट्यूसिस वैक्सीन यूजुअली दी जाती है कंबाइंड विद द डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सोइड DTAP 3 डोजेस में बिगिनिंग एट द 2 month ऑफ द एज। बूस्टर डोज 12 to 15 month ऑफ द एज में, और एक और अनदर टाइम ऑफ द एंटरिंग स्कूल आर रिकमेंडेड। क्योंकि आउटब्रेक परट्यूसिस के होते हैं अमंग द टीनेजर, तो बूस्टर 10 और 18 ईयर्स में भी कॉमन है, रिकमेंड किया जाता है। इस वैक्सीन को कहते हैं बूस्ट्रिक्स, जिसमें डिप्थेरिया है, टेटनस टॉक्सोइड भी होता है। अनदर वैक्सीन है एडासेल, इसमें भी डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सोइड है। परट्यूसिस बूस्टर डोज रिकमेंड किया जाता है एडल्ट्स को एज वेल। टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव द परट्यूसिस वैक्सीन। एंटी परट्यूसिस IgG जो है पास होगी प्लेसेंटा से और प्रोटेक्ट करेगी न्यू बॉर्न को, इसलिए प्रेग्नेंट को देनी चाहिए। किल्ड वैक्सीन अब यूज़ नहीं की जाती यूएस में क्योंकि ये सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग वेरियस साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग पोस्ट वैक्सीन इंसेफेलोपैथी हो सकती है एट अ रेट ऑफ अबाउट 1 केस per million डोज एडमिनिस्टर्ड। किल्ड वैक्सीन यूज़ की जाती है मैनी कंट्रीज़ में अदर देन यूएस, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट वैक्सीन इंसेफेलोपैथी कराती थी। एजिथ्रोमाइसिन यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इन एक्सपोज्ड अनइम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स में। ये दी जाती है इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन में जो यंगर हैं 4 साल से, who have been exposed because vaccine induced immunity is not completely protective। नेक्स्ट अब स्केची की वीडियो है बोर्डेटेला परट्यूसिस पे बोर्ड एंड केयर के नाम से। तो
इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ये बोर्ड पे है और सपोर्ट पे है, तो बोर्डेटेला है ये जो है ना यहाँ पे दिखाई गई है। असल में इसकी ये अपनी पिलाई के थ्रू अटैच होता है। फिलामेंटस हीमोग्लूटिन पिलाई में होते हैं जिसके ज़रिए रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैच होता है, तो वो इन फिलामेंट से दिखाया गया है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई गई हैं। बाहर कैंप है, बो दी गई है और उसको मिलिट्री सूट ग्रीन कलर का दिया गया। असल में ये जो बो है इसका मतलब है ये राइबोजाइलेशन करता है, और ग्रीन सूट जो है टॉक्सिन ऐड करता है राइबोजाइलेशन। ग्रीन सूट जो है ना टॉक्सिन इनहिबिट करता है जी इनहिबिटरी को, और बाहर जो कैंप लगे हैं उसका मतलब ये साइक्लिक AMP को बढ़ा देता है इसका टॉक्सिन। इसके अलावा जो इसका टॉक्सिन है वो ल्यूकोसाइटोसिस करवा देता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, और वो भी दिखाए गए हैं इस पॉपकॉर्न से। इससे आप याद रखें एडिनाइलेट साइक्लिस टॉक्सिन भी होता है इसका। ये एक्ट करता है लाइक एंथ्रासिस इलोंगेशन फैक्टर टॉक्सिन की तरह, ठीक है। इसके अलावा ये टॉक्सिन हो गया। तीसरा इसमें ट्रैकियल टॉक्सिन होता है, तो उस ट्रैकियल टॉक्सिन के लिए ट्रैक्टर बना दिया है, और ये जो ट्रैकियल टॉक्सिन है ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के सीलिया को जाके डैमेज करता है, ठीक है। तो ये 3 टॉक्सिन हो गए। इसके अलावा ये ना वूपिंग कफ करवाता है, तो वो वूप दिखाया गया है। इसके अलावा इसको ना 100 डेज़ कफ कहा जाता है, जो कि महीनों तक लास्ट करती है, तो वो भी यहाँ पे इस 100 डे विक्ट्री 100 डे वार से दिखाया है। ट्रीटमेंट में हम इनको मैक्रोलाइड देते हैं अर्ली, तो यहाँ पे मैक्रोलाइड की कवरें दिखा दी है, और ट्रांसमिशन इसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। यहाँ पे एक इंजेक्शन यानी वैक्सीन और सेलफोन दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैक्सीन भी है जो कि असल में ए सेलुलर होता है। इसमें DTaP वैक्सीन ए सेलुलर परट्यूसिस एंटीजन होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इस वैक्सीन में डिप्थीरिया का और टाइफाइड का जो है ना टॉक्सिन वो भी साथ होता है, DTaP दिया जाता है, ठीक है। तो ये पिक्चर आप अपने दिमागों में याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काम आएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।